नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हम बात करेंगे सोने की, जहां पर डॉलर में जो 2 साल की तेजी आई है उसका सीधा असर हमने यहां पर सोने के प्राइसेस पे पड़ता हुआ देखा है। और अब जहां पर हम खड़े हैं सोने के लिए ऑल टाइम हाई से करीबन 8 से 9% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। जहां तक चांदी की बात है, यहां पर भी करीबन 15 से 16% की गिरावट अपने ऑल टाइम हाई से फिलहाल आ चुकी है। यहां से अब साल खत्म होने तक आप क्या करें, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की। यहां पर भी लगातार मुनाफा वसूली है और 70 के नीचे अब WTI के प्राइसेस कारोबार करते हुए नजर आए हैं। यहां पर चाइना का जो सिनोपेक कंपनी है, जो कि सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है चाइना की, उन्होंने कहा है कि जो चाइना की गैसोलीन डिमांड है वो 2023 में ही पीक आउट हो चुकी है। तो इसका भी हमने काफी एडवर्स इफेक्ट हमने भावों पे पड़ता हुआ देखा। और इन एनी केस 2025 में यहां पर एक्सेस सप्लाई की बात तो की ही जा रही है। यहां से प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। और बात करेंगे चीनी की, क्योंकि यहां पर पिछले हफ्ते भर में बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमने सरकार की तरफ से आते हुए देखी हैं। मिलों की मांग यहां पर काफी स्ट्रांग रही है। उत्पादन को लेकर भी कुछ चिंताएं हैं मौसम की वजह से, और ऑफकोर्स पेस्ट अटैक्स भी यहां पर हैं। और इन एनी केस क्रशिंग भी यहां पर देर से शुरू हुई थी महाराष्ट्र और कर्नाटका में। तो यहां पर क्या सिनेरियो बन सकता है, इस पर भी करेंगे बात। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेंद्र लुनिया, उनसे बात करेंगे सोने पर। साथ ही साथ हमारे साथ होंगे धर्मेश भाटिया, रवि दियोरा, और चीनी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश नायक नवरे। प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। और चीनी में ऑफकोर्स पिछले 2-3 महीने से लगातार ये चर्चा चलती रही कि MSP बढ़ाया जाना चाहिए चीनी का, एथेनॉल प्राइस रिवीजन आना चाहिए। सरकार ने कहा है कि वो एक फसल के ऊपर भी देखना चाहेंगे आउटपुट कैसा है। फेब में शायद रिव्यू होगा एक्सपोर्ट के बारे में बात करने से पहले। तो काफी सारे इफ्स एंड बट्स के साथ ये साल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो किस तरह का आउटपुट हम देख रहे हैं, और दूसरा एज ऑफ नाउ शुगर सेक्टर को लेकर क्या कंसर्न्स हैं? ओके, सबसे पहले तो मैं आउटपुट की बात करूंगा, क्योंकि सीजन वाकई देरी में शुरू हुआ। इलेक्शन थी महाराष्ट्र में, उसकी वजह से जो 1 अक्टूबर को शुरू होने वाला सीजन 1.5 महीना देरी से शुरू हुई, 15 नवंबर के बाद। कुछ हाल वैसे कर्नाटका भी था, और कुछ हद तक गुजरात में भी दिवाली वेकेशंस और इसके चलते हुए सीजन लेट शुरू हुआ। और सीजन लेट शुरू होने से ये होता है कि गन्ना तो फील्ड में खड़ा है, उसकी क्या हाल है। अब एक एक करके चलते हैं। जो महाराष्ट्र में ये हुआ कि जो रिट्रीट रेन थी, बारिश थी, वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो ये कंटिन्यूस रेन से मॉइस्चर ज्यादा रहा सॉइल में, और जो हम उम्मीद कर रहे थे कि ये रेन हमें मदद करेगी टनेज बढ़ाने के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड की रिपोर्ट ये है कि अर्ली फ्लावरिंग हो रहा है, और अर्ली मैच्योर्ड केन स्टॉप्स द ग्रोथ। उसकी जो गन्ने की बढ़त है, वजन बढ़ने की, वो रुक जाती है, और चीनी भी उसमें से कम बनना शुरू हो जाता। तो इस सारी वजह महाराष्ट्र में दिख रही है। सेम थिंग आई एम ऑब्जर्विंग इन कर्नाटका। यूपी अनदर लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर, वहां अलग ही समस्या चल रही है। वहां मौसम का ये नहीं है, लेकिन वहां जो रेड रॉट और उसके साथ टॉपशूट बोरर, ये दोनों के चलते हुए 3 जिले हैं, मुरादाबाद, बिजनौर और एक और। इसमें जो गन्ना खड़ा है उस पर काफी बड़े पैमाने पे ये इसकी अटैक है। उसकी वजह से शायद वहां भी चीनी का उत्पादन कम होने। लेकिन आई वुड स्टिल कीप माई फिंगर्स क्रॉस कि हम 31 जनवरी तक रुकने वाले। 31 जनवरी के बाद करेक्ट नंबर्स आ जाएंगे कितना प्रोडक्शन होने जा रहा है चीनी का, और वो लेके फिर हम गवर्नमेंट के पास जरूर जाएंगे कि भाई ये नंबर्स है, अगर ज्यादा हमारे पास चीनी रहने वाली है तो फिर जरूर एक्सपोर्ट के हम साइड में है। एक्सपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि कैश लिक्विडिटी उससे सुधरती है। बात आपने छेड़ी MSP की। ये मिनिमम सेलिंग प्राइस शुगर की जो नोटिफिकेशन निकली थी 2018 में, उसमें एक जगह प्रावधान है कि इसकी रिवीजन टाइम टू टाइम ली जाएगी। रिवीजन किसके बलबूते ली जाएगी? गन्ने का दाम जिस तरीके से बढ़ता है वो ख्याल में करके इसका रिव्यू लिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली 2019 के बाद ये रिव्यू नहीं लिया गया है, क्योंकि गन्ने का दाम 5-6 बार बढ़ते गया, लेकिन उस हिसाब से चीनी का दाम वैसे के वैसे 29 रुपीज पर केजी हैज बिकम 31 इन 2019। 19 के बाद ये उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई नहीं। तो ये जिसे मच अवेटेड डिसीजन। और असल में देखो, गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये तो हम कंज्यूमर्स के खिसा से निकाल के देने की बात है। एंड सो फार एज कंज्यूमर रेट इज कंसर्न, इफ यू ऑब्जर्व मनीषा जी, कंज्यूमर रेट वही रहा है 42, 43
आसपास। जी हाँ, शुगर में तो इन्फ्लेशन देखने को मिली नहीं। मिली एक्चुअली नहीं। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात की जाए तो ये साल नेगेटिव में क्लोज हो रहा है। हमने 19 के लेवल्स देखे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हाई से बहुत भारी गिरावट चीनी में देखने को मिली? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक सिंपल बात है ना कि नॉर्मली हम ये लेते थे थंब रूल की 8 रुपए का फर्क होना चाहिए एक्स मिल चीनी के दाम में और रिटेल प्राइस में, लेकिन आज की तारीख में वो नहीं है। आज की तारीख में 33, 34 तक चीनी के दाम नीचे गिर गए हैं और रिटेल प्राइस वही है। यानी समबडी एल्स इज, कोई तो इस वक्त मुनाफा उठा रहा है। तो ये बात जब एमएसपी अपने आप ऊपर बढ़ जाएगी तो ये गैप अपने आप 8 रुपए 7 रुपए तक आ सकता है। सो फार एज इंटरनेशनल प्राइसेस आर कंसर्न, यस दे आर मोर ड्रिवन बाय फंडामेंटल्स, अनलाइक इंडिया। भारत में चीनी के दाम पे ज्यादा असर पड़ता है सेंटिमेंटल और उसके बाद आता है फंडामेंटल। लेकिन इंटरनेशनल में मैं देख रहा हूं कि फंडामेंटली जब भी ब्राजील में कुछ थोड़ा असर पड़ जाता है मौसम का तो इमीडिएटली इंटरनेशनल प्राइसेस पे असर आ जाता है। तो आज की तारीख में इंटरनेशनल प्राइसेस वैसे स्टेबल है। 27 सेंट्स पर पाउंड गए थे, अभी 21-22 सेंट्स तक हाई रुके हैं। हम सोचते हैं कि जब इंडिया एक्सपोर्ट में आएगी, अगर आएगी तो थोड़ा इस पे असर आ सकता है। अगर बहुत बड़ा सा है प्रकाश जी, अगर ये साल जैसे हम खत्म होता हुआ जैसे हम देख रहे हैं, अगर आप 1, 2, 3 करके बताना चाहें कि चीनी मिलें, चीनी एज अ सेक्टर एज ऑफ नाउ सरकार से क्या क्या क्लैरिटी चाहता है, तो वो किस प्रायोरिटी में होगी? नंबर 1 एमएसपी जी, शुगर की मिनिमम और क्या सेलिंग एमएसपी प्राइस होनी चाहिए? देखो, एमएसपी क्या होनी चाहिए, इसके लिए एक एक्सरसाइज काफी डिटेल में हमने किया। हमने लीड लिया सारे भारतवर्ष के सारे स्टेक होल्डर्स को, इंक्लूडिंग फार्मर्स, कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर्स। पुणे में बैठ के हमने 5 घंटे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। सारा उसका रुपया आना पैसा इन्हें, वी वेंट इनटू डिटेल कैलकुलेशंस और 41 रुपीज 66 पैसे पर केजी एक चीनी 1 केजी चीनी बनाने में खर्चा आता है। ये सारी फिगर जोन वाइज बना के, कहीं एसएपी है, कहीं एफआरपी है, तो ये सारा इकट्ठा करके बढ़िया एनालिसिस करके हमने गवर्नमेंट को ये दिया है कि भाई 4166 के नीचे जब भी चीनी बेची जाती है वो कैश लॉस है। तो वो ख्याल में रखते हुए हमारी मांग है कि करीबन उस आसपास तो चीनी का एमएसपी आना चाहिए। जी। अब गवर्नमेंट के सामने ये समस्या है कि भाई हमने 31 से बिल्कुल छलांग मार के 41 कैसे जाए। आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये क्यों हुआ? अगर हर साल ये रिव्यू होता, कुछ बढ़ाते 1.5 रुपए, तो ये नौबत नहीं आती। तो चलो, चल रही है बात, देख लेते हैं। ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। प्रायोरिटी नंबर 2 मनीषा जी इज इथेनॉल प्राइसेस। 2 साल हो गए जो हमारी चीनी उद्योग से इथेनॉल बनती है उसके प्राइस जैसे के वैसे है, ग्रेन के पड़ते हैं लेकिन इसके बड़े नहीं है। तो ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड प्रायोरिटी इज एक्सपोर्ट। अगर कुछ बचती है चीनी तो क्यों ना जाए एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारी कैश लिक्विडिटी उसमें सुधर सकती है। एक और चीज चीनी के उत्पादन को लेकर हम जानते हैं कि थोड़ी सी वहां पर कमजोरी है, एंड ऑफ कोर्स काफी सारे रीजंस हैं, जैसे आपने बताया ईल्ड को लेकर, क्वालिटी को लेकर, डीलेड क्रशिंग था, मौसम के था, पेस्ट अटैक्स का भी हमारे रिपोर्ट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ जिस तरह की सिचुएशन है, क्या इंसाइट है, क्या फोरकास्ट है यहाँ पर टोटल नंबर को लेकर? देखो, नेशनल फेडरेशन ने इसके बारे में काफी डिटेल में रिसर्च किया है, क्योंकि हम ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। हमारी 9 स्टेट फेडरेशन है जहां जहां गन्ना उगता है, और हम डेली बेसिस पे फेडरेशन के माध्यम से सारी चीनी मिलों से ग्राउंड पे क्या हो रहा है इसकी हम खबर रखते हैं। उसके मुताबिक हमने एस्टिमेशन ये रखा है कि आज के तारीख में 280 लाख टन विल बी द नेट शुगर प्रोडक्शन एंड 40 लाख टन विल बी गोइंग फॉर इथेनॉल। तो ये कुल मिला के 320 लाख टन प्रोडक्शन ग्रॉस रहेगा। 40 निकल गया तो 280 नेट शुगर प्रोडक्शन रहेगा। और इसमें से फिर अभी कंजम्पशन कितना जाएगा वो निकालते समय फिर बचेगी जो क्लोजिंग स्टॉक है। वो क्लोजिंग स्टॉक अगर ठीक ढंग से 15-20 लाख टन दिखती है तो हम जरूर एक्सपोर्ट के लिए ट्राई करेंगे। ऑलराइट, प्रकाश जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफकोर्स काफी सारी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं सरकार से, और ये साल शायद इफ्स एंड बट्स के साथ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और नंबर्स पर ऑफकोर्स यहाँ पर ध्यान रहेगा। सरकार ने एज ऑफ नाउ और पिछले 3-4 दिनों में हमने लगातार यहाँ पर सभी मिनिस्ट्रीज की तरफ से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर आता हुआ देखा है, लेकिन ये कुछ समय से अभी चल रहा है, और जब तक ऑन ग्राउंड एक्चुअल ऑन पेपर हम ये आता हुआ नहीं देखते तब तक शायद थोड़ी सी असमंजस वाली स्थिति यहाँ पर बनी रह सकती है। वेल, ये तो बात हुई चीनी की, लेकिन रवि आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि अगर आप ओवरऑल एग्रो एज अ स्पेस में देखें तो ये हफ्ता तो खत्म हो चुका, अगला हफ्ता लास्ट है यहाँ पर अब कारोबार का, तो कुछ राय है जो आप अपने व्यूअर्स को यहाँ पर देना चाहेंगे? जब से ये हफ्ते में एक्सपायरी थी इन पर्टिकुलर एग्री कमोडिटीज में फिर भी लिमिटेड मोमेंटम था, और अभी देखे तो वो क्रिसमस वीक एंड सेकंड लास्ट वीक जो दोनों वीक में एक पूरा मोमेंटम है वो ड्राई होता है। इन पर्टिकुलर जनवरी मिड तक भी
थोड़ा सेंटिमेंट म्यूटेड होता है क्योंकि जो ट्रेड एक्टिविटीज है उसमें स्लो डाउन होता है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा रीजन है कि इस हिसाब से थोड़ा अभी ग्लोबल छुट्टियों का माहौल आएगा तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि एग्री बास्केट में ज्यादातर जो एक्सपोर्ट ड्रिवन फंडामेंटल, इंपोर्ट ड्रिवन फंडामेंटल वाली कमोडिटीज है उसमें कंसोलिडेशन देखा जा सकता है। हालांकि प्योर फंडामेंटल पे अगर अभी कोई ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना एडवाइजेबल होगा। जिसमें धनिया धनिया में आई थिंक एक स्विंग पिछड़ी पे और लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है वो काफी इंप्रूव भी हुए। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि 7700 का जो लेवल अभी बॉटम बना था शायद ये नियर टर्म का बॉटम होगा। ये भी स्टॉप लॉस के साथ आप 1700 पे बाय कर सकते हैं और अगले सप्ताह में 8000 तक के लेवल वहां पे अप्रोच होते हुए दिख सकते हैं। और सेकंड कॉमेडी होगी गुआर गम। यहाँ भी देखें तो ड्यू टू एक्सपायरी वॉल्यूम वहां भी काफी गिरावट थी और हर टाइम ये लास्ट 4 मंथ से ट्रेंड रहा है कि एक्सपायरी के वीक में अच्छी वहां पे बॉटम बनती है। और इस एक्सपायरी में भी एक बार 10,000 के नीचे जाके बॉटम बना के प्राइजेस आए हैं। मुझे लग रहा है कि ये बॉटम बन चुका है। प्राइजेस में 10,000 के जितने करीब मिले बाई करें। स्टॉप लॉस 9,700 का लगा और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 10,700 तक के लेवल अगले सप्ताह में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए दो कमोडिटी होगी धनिया एंड गुआर गम, दोनों में बाइंग की ही रिकमेंडेशन होगी। मुझे लग रहा है कि ये जो इंटरनेशनल फंडामेंटल ड्रिवन कमोडिटीज है जो हमारे यहाँ पे कम लिस्टेड है, उम्मीद है कुछ उसमें डिसीजन आए। बट यस वहां पे मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से शुगर में भी आप देखें तो 15 दिन में 11% प्राइस ब्रेक हुए। सोयाबीन, सोयल सब में हायर लेवल से थोड़ा करेक्शन आया है क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि जनवरी के मिड वीक से एक एग्री बास्केट में अच्छी रिकवरी, अच्छी रैली की उम्मीद करनी चाहिए। तब तक एक रेंज बाउंड मोमेंटम मुझे लग रहा है कि पूरे एग्री बास्केट में रह सकता है। ऑलराइट, वेल तो एग्रीकल्चर का हाल है। ऑफकोर्स बाजार को यहाँ पर रबी की बुआई के आगे के नंबर्स कैसे नजर आते हैं उसके ऊपर से भी क्यूज आते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे कच्चे तेल की, सोने की और रुपए पर क्या सेंस बन सकती है अब 2025 के लिए, उसका भी एक व्यू लेकर आएंगे। लूनिया अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी नमस्कार। और अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर सोने के प्राइसेस में देखने को मिली है और लगातार एवरी डे देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स का 2 साल पर होना और जिस तरह से यूएस फेड की स्टेटमेंट आई है उसका सीधा असर हमने प्राइसेस पे आता हुआ देखा है। किस तरह से आप देखते हैं करंट प्राइसेस को और क्या सेंस है? मनीषा जी, मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइजेस थोड़े से वीक रहेंगे कुछ दिनों के लिए। एक अराउंड 74,000 तक के रेट देखने को मिल सकते हैं लोगों को, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी रहेगी जहां पर आप बहुत अच्छी तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आगे के मे भी पॉसिबली आपको जनवरी के मिड में ही आपको फिर से गोल्ड एक बार 2700 क्रॉस करते हुए दिखेगा और गोल्ड के प्राइजेस आपको मे भी 78,000 के करीब जाते हुए दिखेंगे। महेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है, 75,000 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सस्पेंड होने के बाद फिजिकल में, डिजिटल में यहाँ पर बाइंग काफी अच्छी निकली है। तो इस करेक्शन में आपने क्या और लोगों को और पार्टिसिपेंट्स को और फोलियोज को जुड़ते हुए देखा है? हाँ जी मनीषा जी, क्या है कि आपकी मीडिया के थ्रू या सभी लोगों ने जो इतना अवेयर किया था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए और उसके फायदे गिनवाए थे हम लोगों ने, उसका कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट हमें दिख रहा है कि हमारे भी प्लेटफॉर्म पे काफी सारा बुकिंग प्रोसेस बढ़ रहा है, काफी सारे कस्टमर बढ़ रहे हैं। पिछले हमने 1,500 से 2,000 कस्टमर नए जोड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कस्टमर का अभी अपना नजरिया बदल चुका है फिजिकल से लेकर डिजिटल में जाने का, क्योंकि वहां पे काफी सारी चीजें उन्हें क्लियरिफिकेशन मिलती है, ट्रांसपेरेंट मिलती है और रेट टू रेट मिल जाता है। तो इसके कारण इन प्लेटफॉर्म्स पे अभी बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रही है या कस्टमर बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। महेंद्र जी, अगर एक नजर 2024 की तरफ डालें और ये इवन इस मुनाफा वसूली के साथ कई सालों के बाद हमने इतने अच्छे गेन्स यहाँ पर सोने में आते हुए देखे हैं, ऑल टाइम हाईज यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं, तो किस तरह से आप देखेंगे ये साल और आपको लगता है 2025 इसके ऊपर बिल्डअप कर सकता है? मनीषा जी, अगर अपन देखें पूरे साल भर में हमने 30% का ग्रोथ गोल्ड में देखा था। प्राइजेस में बहुत अच्छा मूव दिया, इन्वेस्टर को काफी अच्छा रिटर्न्स भी दिया। हाँ, थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो जाएगी अभी बिकॉज ऑफ ट्रम्प साहब आ गए हैं, तो वो जब वहां पर एक ट्रिगर आउट हुआ और वहां पर से थोड़ी सी गोल्ड के रेट नीचे आ गए, काफी सीन भी बदल गए और उसके कारण लोगों का
एक अपॉर्चुनिटी मिली इन्वेस्टमेंट की। मैं ये देख रहा हूँ कि आगे के साल में कुछ बड़े चेंजेस नहीं होने वाले हैं, कुछ बड़ी चीजें बदलने नहीं वाली है। उल्टा ट्रम्प साहब के कुछ जो डिसीजन है वो समझ में नहीं आते जल्दी से, कि वो बस अमेरिका की भलाई में लगे रहते हैं, तो पूरा देश क्या, पूरे विश्व को क्या करेगा। तो यहाँ पे होता यह है कि इन्वेस्टर को भी एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है, यहाँ पर से इन्वेस्टमेंट करेंगे। मुझे लगता है इन 2025 गोल्ड के रेट 82,000 से 84,000 के करीब कंटिन्यूअसली रहेंगे, या तो फिर हो सकता है वहां पर से भी ज्यादा निकल के आए, क्योंकि कहीं पर भी ऐसे कारण नहीं है कि गोल्ड के रेट काफी नीचे आएंगे। मुझे लगता है कि दिस इज अपॉर्चुनिटी और यहाँ पे बने रहना चाहिए गोल्ड में। 82 टू 84,000 का रेट मुझे लगता है अगले साल में मिलेंगे। ऑलराइट, तो वो रेंज यहाँ पर रह सकती है 75,000 तक यहाँ पर प्राइसेस नीचे में आ सकते हैं, लेकिन फिर ऊपर में 82-84,000 तक के हाईज भी यहाँ पर बन सकते हैं। महेंद्र लुनिया जी, बहुत शुक्रिया यहाँ पर साथ जुड़ने के लिए और सोने की खरीदारी और प्राइस पर भी व्यू देने के लिए। एक बात यहाँ पर चांदी की कर लेते हैं, और धर्मेश ये सवाल आपसे है। बहुत जोरदार मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली, $29 पर आउंस के लेवल्स भी नीचे में टूटते हुए नजर आए। यहाँ पर क्या सेंस है? देखिए, छोटी अवधि के लिए डेफिनेटली चांदी में काफी दबान रह सकता है। दो कारण है, एक तो डॉलर बढ़ रहा है और दूसरा इंडस्ट्रियल डिमांड एसेट बढ़ नहीं रही है। चाइना से स्टिमुलस पैकेज नहीं आ रहा, और यही बात हमने लास्ट वीक भी कही थी कि मार्केट कहीं ना कहीं हॉवरिंग हो रहा है, जबकि गोल्ड नई ऊंचाई छू रहा है और चांदी छू नहीं पा रही है, $30-35 के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो अभी इसने काफी की लेवल ब्रेक किया है और मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि ये एक हफ्ता काफी सुस्त ट्रेड रह सकता है और प्राइस में यहाँ पे और प्रेशर आने की गुंजाइश है। तो मैं इंट्राडे या 2 या 3 दिन के लिए ट्रेड करना है तो मंदी करने की सलाह दूंगा, बट जिन्हें लॉन्ग टर्म निवेश करना है तो मैंने सलाह दूंगा वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि यहाँ से $1 से $2 की गिरावट आने की गुंजाइश है, जो अराउंड $27-26 है, जहां से मार्केट काफी बार सपोर्ट ले चुका है। तो वहां पे अगर आता है तो बाइंग करके चल सकते हैं, बट करंटली मंदी की सलाह रहेगी जब तक मार्केट 90,000 के नीचे टिक रहा हुआ है। टेक्निकली मार्केट काफी वीक है। रवि, मेटल्स को कैसे देखेंगे आप, क्योंकि मल्टी मंथ लोज पर ज्यादातर मेटल्स यहां पर कारोबार कर रहे हैं, क्या यहां से और बिकवाली की राय है? जब से जो डॉलर इंडेक्स लगातार स्ट्रांग हो रहा है, पर्टिकुलर जो पियर्स की पॉलिसी है उसमें आप मींस के ECB ले लो, बैंक ऑफ इंग्लैंड, सबकी पॉलिसी में जितनी फेड हॉकिश हुआ इतनी हॉकिशनेस नहीं थी। इस हिसाब से करेंसी का बड़ा आर्बिट्रेज ग्लोबल मार्केट में हुआ और उसका ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मेटल्स एंड बुलियन में देखने को मिल रहा है। हालांकि काफी स्टिफ गिरावट आ चुकी है, बट यस, नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सबड्यू ट्रेड होगा, पर्टिकुलर जो फेस्टिविटी ग्लोबल है। एंड आई थिंक इसमें जो ब्राइट स्पॉट है वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम देखे तो इंटरनेशनली सारे मेटल्स में एक अच्छी वीकनेस थी। हालांकि ये कमोडिटी ने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बचा के रखे। इन पर्टिकुलर रेशनल्स एंड फंडामेंटल्स भी यहाँ पे मुझे ब्राइट लग रहा है। तो पहले बाइंग की ही यहाँ पे रिकमेंडेशन होगी। 241.70 के करीब एल्यूमिनियम बाई करे, स्टॉप लॉस लगाए अराउंड 238 एंड अपर साइड मुझे लग रहा है कि 248 तक के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो एक गिरावट है, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी लेनी है तो मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम एक बेस्ट कमोडिटी हो सकती है। हालांकि जो चाइना के फंडामेंटल की धर्मेश ने बात की, आई थिंक ये कंटिन्यूड वहां पे इतने सारे पैकेजेस के बावजूद डेटा मिक्स आ रहा है, तो इस हिसाब से थोड़ा अभी जब तक एक बड़े डेटा अच्छे नहीं आते तब तक वहां पे हाई लेवल पे थोड़ा बिकवाली का ही ट्रेड होगा, जिसमें जिंक में सेलिंग का रिकमेंडेशन है अराउंड 282 वहां पे सेल करना, स्टॉप लॉस लगाए 284.80, मुझे लग रहा है 275 तक के लेवल की अप्रोच होनी चाहिए। धर्मेश, एक सेंस यहां पर आपसे कच्चे तेल पर भी लेना चाहेंगे, क्योंकि इवन एज बाकी कमोडिटीज खींचतान के इन द पॉजिटिव हैं 2024 के लिए, लेकिन कच्चे तेल में एक एब्सोल्यूट डेफिनेट नेगेटिव। देखिए, कच्चे तेल की बात हो तो काफी जुगलबंदी थी यहाँ पे, काफी सारे कंट्रीज के इलेक्शंस थे और यही हुआ कि मार्केट आप देखिए कहीं ना कहीं एक ही स्टेबल जोन में रहा है। बट ये इंडिया के लिए और स्पेशली डेवलपिंग कंट्री के लिए काफी अच्छी बात है कि जब अगर कच्चा तेल स्टेबल होता है तो इकोनॉमी बूम होती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी नहीं आती। बट मुझे लगता है कि 2025 तेल के लिए काफी अच्छा समय रह सकता है, क्योंकि ट्रम्प भी चाहेगा कि प्राइस बढ़ाए, ओपेक भी चाहता है कि प्राइस बढ़े, स्टेबल रहे ऊपरी स्तर पर $80-90 की तरफ, यहाँ से और $10-15 तेजी आने की गुंजाइश है। और अगर इकोनॉमी रिवाइव होती है तो ये कहीं ना कहीं आप लोग को $90 भी पार कर सकता है। तो अगर आप छोटी अवधि के लिए देखें तो मार्केट नो डाउट अभी भी फर्म है,
डॉलर इंडेक्स के तेजी के कारण आपको इंट्राडे या एक हफ्ते के लिए आपको दबान देखने मिल रहा है, बट ये फिर से रिवाइव हो जाएगा और मुझे लगता है कि फिर से ये 75-74 डॉलर के लेवल आपको दिखा सकता है पहले क्वार्टर में ही सस्टेनेबिलिटी के साथ। तो मैं बाइंग की सलाह दूंगा डोमेस्टिक मार्केट में रुपए के चलते। करंट लेवल पे भी बाइंग की सलाह रहेगी मेरी। शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 6000 रहेगा, पोजिशनली 6200 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे जैन फेब कॉन्ट्रैक्ट में निवेश करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो चाहे 2024 इतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन 2025 की शुरुआत यहां पर बुलिश रह सकती है कच्चे तेल के लिहाज से। धर्मेश, रवि, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज के ऊपर राय भी देने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाजत। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स का पूरा हाल।